सो बच्चे लोग, आज की जो फिजिक्स क्लास है हमारी, तो हमने पिछले बार यहाँ छोड़ा था आपको। कोलिजन के अंदर हमने देखा था एक्सप्लोजन ऑफ ए बॉम्ब। लास्ट टॉपिक जो था ये वाला कवर अप हुआ था। तो आज जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने कहा था कि भैया नेक्स्ट क्लास हमारा रॉकेट प्रोपल्सन का होगा, तो आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे रॉकेट प्रोपल्सन। चलिए देखिए, रॉकेट प्रोपल्सन के अंदर जो है क्या है, कंसेप्ट को समझिए। फ्लाइट ऑफ ए रॉकेट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रॉकेट प्रोपल्सन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। कैसे? तो देखो, रॉकेट के अंदर क्या होता है ना, रॉकेट के अंदर क्या होता है, तो रॉकेट के अंदर एक ये रहता है, इसमें एक ये बॉडी है, जो भी चीज़ है इसमें, जैसे मान लीजिए कुछ रिसर्च वगैरह करना है, तो ये वाले पार्ट में रहेगा रिसर्च वगैरह करने का आइटम, और नीचे वाले पार्ट में रहता है फ्यूल। ठीक है, फ्यूल रहता है। तो फ्यूल क्या करता है, जैसे कि इसमें देखो यहाँ पर जला है ना, ये जला, तो फ्यूल जो है नीचे, गैस जो है नीचे की तरफ निकलता है। तो जब नीचे की तरफ धक्का देता है तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। हम ये जानते हैं कि किसी भी चीज़ का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। अगर आप जो यहाँ पे एयर है, जो यहाँ पे एयर है, एयर को अगर आप दबाइएगा, ठीक है, यहाँ धुएं से दब रहा है ना इससे, तो ये अगर आप दबाइएगा उस जगह को, ठीक है, समझ लो कि एयर नहीं है, कोई जगह है ना, कोई जगह है, हवा में ही कोई जगह है, तो दैट इज़ अ स्पेस, वो एक जगह है। अब उस जगह को हम दबा रहे हैं, फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा। तो जब ये जो है फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, तो यहाँ से जो फोर्स लगा, ठीक है, वो फोर्स ऊपर की तरफ लगा। अभी हमने देखा था यहाँ पर पीछे टेबल वाला एग्जाम्पल, इस टेबल वाले एग्जाम्पल पे, या फिर इस गन वाले एग्जाम्पल पे ही देख लो कि अगर जब गोली चलाते हैं तो गोली निकलता है आगे की तरफ, झटका लगता है पीछे की तरफ। ठीक है, गन से झटका लगता है पीछे की तरफ। तो सेम कंसेप्ट है। ये टेबल वाला भी दिखा देते हैं एक बारी, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा बेटा, क्लियर। टेबल कहाँ गया? हाँ, ये टेबल के ये बुक के ऊपर टेबल रखा हुआ है, टेबल के ऊपर बुक रखा हुआ है। बुक के ऊपर टेबल कैसे रखाएगा? तो ये टेबल है, इसके ऊपर एक बुक रखा हुआ है, तो बुक जो है नीचे की तरफ लगा रहा है mg फोर्स, तो टेबल भी उसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, भैया ऊपर रहो। ठीक है, तो उसी तरीके से जब रॉकेट को धक्का दिया जाता है, रॉकेट जो है धक्का दे रहा है, गैसेस निकाल रहा है, प्रेशर बना रहा है, धक्का दे रहा है नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ जो जगह है वो भी उसको ऊपर की तरफ धकेलेगा, धक्का देगा। रॉकेट कंसिस्ट ऑफ ए सेल विथ अ फ्यूल टैंक। ठीक है, तो रॉकेट क्या होता है, रॉकेट में क्या होता है, एक सेल होता है ना, ये रहा सेल, और उसमें एक फ्यूल टैंक होता है ना, नीचे फ्यूल टैंक, विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ वन बॉडी। अब इसको एक सिंगल बॉडी मान के चलना है, दोनों को कॉम्बाइंड एक सिंगल बॉडी मान के चलना है, मतलब इसको अलग नहीं, इसको अलग नहीं। ठीक है, द सेल इज प्रोवाइडेड विथ ए नोजल थ्रू विच हाई प्रेशर गैसेज आर मेड टू एस्केप। अब क्या है कि वो जो सेल है, तो सेल के अंदर, ठीक है, यहाँ पर जो है देखना, इसका जो मुंह है, इसके नीचे गैस निकलने वाला जगह जो है उसको एकदम पतला कर दिया जाता है ताकि गैस फैले नहीं। अब देखो ना बैलून को, जब बैलून को अगर हम खुला छोड़ देते हैं, जैसे कि हवा भर दो उसमें छोड़ दो, है ना, तो क्या हुआ, ऐसे गोल गोल घूमेगा। ठीक है, गोल गोल घूमेगा। गोल गोल क्यों घूमेगा? क्योंकि उसका मास बहुत ही कम है। ठीक है, मास बहुत ही कम है, एक डिफाइंड पाथ को फॉलो नहीं कर पाता। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। ठीक है, कि इस रॉकेट के अंदर भी, रॉकेट से यहाँ हवा निकल रहा है, समझ लीजिए कि इसमें हवा भर दिया गया है। अब इसमें हवा निकल रहा है, तो जैसे बैलून भागता है ना, अगर छोड़ दे फुला करके, तो बैलून में हवा निकलते हुए बैलून चारों चक्कर लगाएगा, पूरा रूम का चक्कर लगाएगा, वैसे ही इसके अंदर हवा भरा हुआ है। और वो हवा आया कहाँ से? तो वो हवा फ्यूल को जलाने से आया। ठीक है, वो धुआं या गैस फ्यूल को जलाने से आया, तो जलाने से आया, अब वो निकल रहा है, तो ये भी घूमेगा जैसे बैलून घूमता है। ठीक है, तो एक ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमता है, बैलून की तरह एट रैंडम डायरेक्शन में नहीं, क्योंकि इसका मास जो है बहुत हेवी रहता है, बैलून की तरह हल्का नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका मास ज़्यादा रहता है, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया जाता है। देखिए ना, इसका मुंह ऐसे बनाया हुआ है, इसका यहाँ पर सारा जो है इस तरीके से बनाया हुआ है, एरोडायनेमिक बॉडी है, बैलून का थोड़ी एरोडायनेमिक बॉडी होता है, तो ये इस तरीके से रहता है। ऑन फायरिंग द रॉकेट द कंबस्शन ऑफ द फ्यूल प्रोड्यूसेस गैसेज एट वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब रॉकेट को जलाते हैं, जैसे हम लोग दिवाली वाला रॉकेट को भी जलाते हैं, तो क्या देखेंगे कि रॉकेट बहुत ऊपर जा रहा है। तो जब हम रॉकेट को फायर करते हैं, ये वाला रॉकेट को, है ना,
तो रॉकेट को जब फायर किया जाता है तो क्या होता है, बहुत ही हाई प्रेशर पे गैस निकलता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैस निकलता है। ठीक है, टेम्परेचर का तो यहाँ कोई भी रोल नहीं है, बट प्रेशर का यहाँ पे रोल है। मतलब बहुत तेज़ी से निकल रहा है, बहुत तेज़ी से निकल रहा है। तो जब बहुत तेज़ी से गैस निकलेगा तो बहुत तेज़ी से ऊपर भी जाएगा। ड्यू टू देयर हाई प्रेशर दीज गैसेज एस्केप फ्रॉम द नोजल एट ए हाई वेलोसिटी। अब हाई प्रेशर की वजह से, जैसे कि बैलून से बहुत तेज़ी से निकलता है तभी तो बैलून वह भागता है, एंड प्रोवाइड थ्रस्ट टू द रॉकेट टू गो अपवर्ड ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो अब क्या है कि बहुत तेज़ी से निकलता है, तो सर दिवाली वाला रॉकेट कभी कभी किसी के घर में, हाँ तो क्योंकि देखो जब ऐसे बनाने में, जब उसके बनावट में थोड़ा बहुत ऊट पटांग हो जाता है ना, डंडी लगाने में दिवाली वाले में, तब वो घुस जाता है इधर उधर। लेकिन अगर सही से डंडी लगा रहेगा, परफेक्ट बना रहेगा, है ना, तो नहीं घुसेगा इधर उधर। लेकिन थोड़ा भी डिसबैलेंस हुआ, मास का थोड़ा भी डिसबैलेंस हुआ कि वो घुसेगा इधर उधर। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हो। तो अब क्या होता है कि ड्यू टू देयर हाई प्रेशर, बहुत तेज़ी से निकलता है, दीज गैसेज एस्केप फ्रॉम द नोजल एट अ हाई वेलोसिटी, बहुत तेज स्पीड से निकलता है, एंड प्रोवाइड थ्रस्ट टू द रॉकेट टू गो अपवर्ड। ठीक है, तो रॉकेट को ऊपर की तरफ धक्का लगता है कि भैया ऊपर की तरफ मूव करो, ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहाँ से आ गया? तो देखो अभी रॉकेट चुपचाप बैठा हुआ है, जैसे ये वाला स्पेस स्टेशन दिखाते हैं, और रॉकेट वाला यार इंटरनेट पे आइए, इंटरनेट पे हम लोग देखें स्पेस स्टेशन नहीं यार, रॉकेट लॉन्च स्टेशन, रॉकेट लॉन्च पैड, लॉन्चिंग स्टेशन इन इंडिया, ये देखिए। ठीक है, ये रहा, है ना, यहाँ रॉकेट खड़ा है, यहाँ रॉकेट है। तो ये रॉकेट अभी स्टेशनरी है। ये जो रॉकेट है इसको न्यू इमेज में खोले, न्यू टैब में खोले, ओपन न्यू विंडो, नहीं न्यू टैब में खोलना होगा। ये रहा, अरे यार उतना ही छोटा, हाँ ये रहा। तो देखो अभी ये स्टेशनरी है, शांत बैठा हुआ है ना, इसरो का और जो रॉकेट है वो शांत बैठा हुआ है। तो अभी क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अगर हम देखें तो इसका अभी मोमेंटम जो है जीरो है ना, क्योंकि वेलोसिटी नहीं है इसमें, मास है, बहुत हेवी है, लेकिन इसकी वेलोसिटी नहीं है, सो मोमेंटम इज़ ज़ीरो। अब क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। हमने बताया था ना कि अगर बम रखा हुआ है, बम को माचिस लगाओगे, शांति से बैठा हुआ है, तो माचिस लगाओगे तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। क्यों जाएगा अलग अलग डायरेक्शन में? वो इसलिए जाएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब नेट मोमेंटम, नेट फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना है उसको। तो ये तभी तो आधा इधर, आधा इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, तो नेट वेलोसिटी जो होगा वो ज़ीरो होगा। मास तो जीरो नहीं हो सकता, नेट वेलोसिटी हमारा ज़ीरो होगा। ठीक है, चलिए आइए, if m is the mass of the rocket and small m, capital M is the mass of the rocket and small m is the mass of gas escaping per second, तो small m क्या है? देखो दोनों में फ़र्क है, m है मास ऑफ द रॉकेट और ये जो है स्मॉल m है इज़ द मास ऑफ गैस एस्केपिंग पर सेकेंड। तो इसका जो यूनिट होगा, इसका यूनिट हो जाएगा kg और इसका जो यूनिट हो जाएगा दैट इज़ kg, ठीक है, पर सेकेंड। हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो m है, स्मॉल m है, इज़ द मास ऑफ गैस एस्केपिंग पर सेकेंड। तो मास पर सेकेंड है वो, तो इसका यूनिट हो जाएगा मास kg पर सेकेंड, ऐसा यूनिट विथ ए वेलोसिटी v। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गैस इन t सेकेंड इज इक्वल टू, अब चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? गैस का जो है चेंज इन मोमेंटम, जो गैस निकल रहा है तो गैस का चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी गैस का। तो मास कितना है ना, मास कितना है? तो मास दिया है, दिस इज मास पर सेकेंड दिया है m, तो स्मॉल m इज मास पर सेकेंड। देखो पहले यहाँ पर देखो, फिर से देखो बेटा, लाइन को फिर से पढ़ो, फिर से समझो एक बार, नहीं तो यहीं पर सब कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये क्या, इसका यूनिट सेम होना चाहिए। नहीं, दोनों का यूनिट डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है?
कैपिटल एम इज़ द मास ऑफ द रॉकेट। तो हम मास का यूनिट नॉर्मली हम जानते हैं कि ऐसा यूनिट इज़ kg, तो इसका यूनिट हो गया kg। ये जो स्मॉल m है ये है गैस का मास, जो गैस निकल रहा है उसका मास, लेकिन स्मॉल m इज़ द मास ऑफ गैस एस्केपिंग पर सेकेंड, मतलब पर सेकंड कितना मास निकल रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि 1 सेकंड में 1 kg गैस निकल रहा है, ठीक है, तो m स्मॉल m इज इक्वल टू 1 kg पर सेकंड। तो ये है स्मॉल m, ये है, ठीक है, कि भाई 1 सेकंड में इतना निकल रहा है। तो भाई 1 मिनट में कितना निकल जाएगा, तो 1 मिनट में निकल जाएगा हमारा ये टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास 1 मिनट में टोटल मास कितना हो गया, गैस कितना निकला, कितना गैस निकला, तो ये हो जाएगा मास पर सेकेंड इंटू टाइम। तो ये हो जाएगा 1 kg पर सेकेंड इंटू 60 सेकेंड। ये सेकेंड कट जाएगा, ये बचेगा 60 kg, ठीक है। सो अगर हमको यहाँ से, इसमें से अगर हमको टोटल मास निकालना है तो टोटल मास किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए होगा, तो उस टाइम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही दिया हुआ है यहाँ पर, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गैस इन t सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम है ना, मोमेंटम ऑफ गैस, ये मोमेंटम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है बेटा। इसको हटा देते हैं kg को यहाँ से। नाउ मास हमने क्या कहा कि भाई पर सेकंड का मास दिया हुआ है, तो पर सेकंड का मास m है, ठीक है, तो हम उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमको मिला, जैसे ये मिला ना कि 1 सेकंड का मास दिया हुआ है 1 kg पर सेकंड, 60 सेकंड का निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 सेकंड का निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बेसिकली हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमको मास निकल के आएगा। तो m इंटू टी हो गया और इंटू वेलोसिटी v, तो ये हो गया mvt, जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहीं से आया, ठीक है। नहीं तो ऐसा लगता है ना कि नॉर्मली भैया चेंज इन मोमेंटम इज m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, बट लेकिन ये स्मॉल m इज़ नॉट मास, दिस इज़ मास पर यूनिट टाइम। तो मास बाई टाइम है, ये मास बाई टाइम है, ठीक है, और इंटू वेलोसिटी से हम मल्टीप्लाई किए। तो भैया नीचे जो टाइम हुआ है उसको काटेंगे ना, तो इंटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए फिर से, ये दोनों कट करके नेट क्या बच जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर है बच्चे? हाँ बताओ बेटा, ठीक है। सर आप दिल्ली आ जाओ ना, ऑफलाइन क्लासेस पढ़ना, आपके जैसे टीचर गिने चुने हैं। अरे बेटा अभी तो दिल्ली से हम अभी अपने घर आए हैं, ठीक है ना, अभी अपने माता जी के पास आए हैं दिल्ली से, 2 साल से तो दिल्ली में ही थे। तो अभी कुछ दिन यहाँ रहते हैं, कुछ दिन वहाँ रहते हैं, कुछ दिन अपनी माता जी के साथ, कुछ दिन अपने बेटे के साथ। वो दिल्ली में ही रहता है तो हम उसके साथ रहते हैं। चलिए, इफ़ द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इन t सेकेंड इज कैपिटल V। अब इंक्रीज इन वेलोसिटी, ठीक है, t सेकेंड में कितना वेलोसिटी इंक्रीज कर गया वो है कैपिटल V। द इंक्रीज इन मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी। अब ये कैपिटल V क्यों लिखा हुआ है, देखो छोटा छोटा v जो है, देखो ऐसा है, रॉकेट के लिए दे दिया, रॉकेट के लिए, और यहाँ पर गैस के लिए, तो रॉकेट के लिए मास दे दिया कैपिटल M, वेलोसिटी दे दिया कैपिटल V, और गैस के लिए GASS नहीं यार, GAS हट ना भाई, GAS स्मॉल m, ये हो गया मास पर यूनिट टाइम। तो मास कैसे निकालेंगे, m इंटू टी, और ये स्मॉल v वेलोसिटी के लिए। तो अब क्लियर हो गया, ये कैपिटल M कैपिटल V क्या है, तो भैया रॉकेट के लिए बड़ा वाला, रॉकेट बड़ा है तो रॉकेट के लिए बड़ा M बड़ा V, गैस छोटा है तो गैस के लिए छोटा M छोटा V, ठीक है, तो M V। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, गैस नीचे की तरफ जाएगा तो उससे धक्का लगेगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन, आप किसी को धक्का दीजिएगा तो वो भी आपको धक्का देगा। तो गैस और रॉकेट क्या कर रहा है, गैस को नीचे की तरफ धक्का दे रहा है, तो नीचे से उसको भी धक्का लग रहा है ना। तो ये जो हो गया mvt प्लस mv इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 था तो हमारा फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। तो यहाँ से हमारा निकल करके आ गया क्या, अब हमको निकालना है ये देखो, तो यहाँ से ये वाला चीज़ कैसे निकल के आया, mvt इज इक्वल टू हो जाएगा
एम भी टी प्लस एम भी इक्वल टू 0। तो ये हो गया एम भी इक्वल टू माइनस एम भी टी। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ आ गया भी इक्वल टू माइनस एम स्मॉल भी टी डिवाइड बाई कैपिटल एम। ठीक है, अब यहाँ आ गया भी बाई टी इज इक्वल टू, मतलब ये वाला जो टी है, अब ये कहाँ है, ये वाला टी को यहाँ ले आए, नीचे की तरफ ले आए, इसको ऐसे जब खींचेंगे तो ये नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ बगल में नहीं सटेगा, नीचे आ जाएगा। या फिर ऐसे समझो बेटा, मान लो कि ये नहीं समझ में आ रहा कि ये टी कहाँ से आया, तो सीधा सीधा ऐसे समझो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई टी, हम दोनों तरफ टी से डिवाइड कर रहे हैं, तब क्या होगा, तब होगा यहाँ पर भी बाई टी इज इक्वल टू, ठीक है ऐसे समझ लो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई टी माइनस एम भी टी डिवाइड बाई एम और नीचे टी, तब ये टी टी यहाँ से कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखना भी क्या है, वी है चेंजिंग वेलोसिटी, उसका रॉकेट जो है उसका वेलोसिटी हमेशा जो है पहले 0 था, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 100 होगा, 200 होगा, 500, फटाफट 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 तेजी करता है। तो चेंज इन वेलोसिटी, भी इज चेंज इन वेलोसिटी, कैपिटल वी। तो जो ये चेंज इन वेलोसिटी है ना, और जो गैस निकलेगा वो सेम रफ्तार से निकलेगा, गैस के रफ्तार में कोई कमी नहीं है, वो चेंजिंग नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि गैस पहले धीरे धीरे निकल रहा था और फिर बाद में ज़्यादा तेज़ी से निकलने लगे, ऐसा नहीं है। गैस एकदम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वो जलाया जा रहा है, फ्यूल जलाया जा रहा है कि जिससे बराबर अमाउंट ऑफ गैस निकले और उसकी प्रेशर मेंटेन रहे, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, सेम वेलोसिटी जो है गैस वाला चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी किसका चेंज हो रहा है, और रॉकेट का चेंज हो रहा है, तेज़ी से निकल रहा है उधर तो रॉकेट का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर v जो है चेंजिंग है, वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो चेंजिंग वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, ये है ना v माइनस यू बाई टी, तो वही तो है, इसको हमने कैपिटल भी से कहा क्योंकि ये वेलोसिटी हर घड़ी, एक्सीलेटर देखे रखा है, जैसे स्कूटर का एक्सीलेटर दे दोगे ना तो एवरी टाइम 0 से स्टार्ट किया हमने, एक्सीलेटर अपना दबा दिया मोटरसाइकिल का, अब क्या है कि हर समय जो है कांटा देखोगे तो ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 किलोमीटर वाला जो है ऐसे घूमेगा। ठीक है, ऐसे घूमेगा, तो ऐसे घूमेगा मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग एवरी टाइम, वही वाला वेलोसिटी लिया गया है, वेलोसिटी इज चेंजिंग एवरी टाइम। और ये जो वेलोसिटी है, ये कौन सा वेलोसिटी है कि भैया जैसे कि हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हमने 60 के ऊपर बस एकदम यूनिफॉर्म स्पीड हो गया है, अब एकदम सही रास्ते पे आ गए हैं और हमने अब 60 के ऊपर ऐसे पकड़ा हुआ है, एक्सीलेटर को ऐसे पकड़ा हुआ है, एकदम गाड़ी आराम से चल रहा है, तो दिस इज़ वो वेलोसिटी कांस्टेंट, दिस इज चेंजिंग वेलोसिटी। तो चेंजिंग वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यही समझ में नहीं आता बेटा कॉन्सेप्ट की आया कहाँ से, तो इसलिए हम तुमको एक्सप्लेन कर दें। तो ये दिस इज एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस एम भी बाई एम। ठीक है, तो ये आ गया। अब एक्सीलरेशन जो है निगेटिव क्यों है, अब ये एक्सीलरेशन जो है वो नीचे की तरफ क्यों दिखा, मतलब माइनस साइन में क्यों है, क्योंकि देखो हमारा गैस निकल रहा है इधर और हमारा रॉकेट जा रहा है उधर। ठीक है, रॉकेट जा रहा है ऊपर, तो रॉकेट मूव्स विथ एन एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस एम भी बाई कैपिटल एम। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो वेलोसिटी हमने लिया हुआ है, अब होता क्या है कि एक्सीलरेशन का सिंबल वही होता है जो वेलोसिटी का होता है, नेट वेलोसिटी का, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में है और एक्सीलरेशन जो है रॉकेट का ऊपर लग रहा है। ठीक है, रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जो वेलोसिटी हमने ले रखा है वो नीचे की तरफ है, गैस का वेलोसिटी है नीचे की तरफ है, वेलोसिटी से ही हमें डायरेक्शन मिलता है एक्सीलरेशन का, लेकिन ये वेलोसिटी तो नीचे की तरफ है, ये एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है, इसलिए हमने माइनस साइन लगा दिया कि भैया नहीं, इसके अपोजिट, इस वेलोसिटी के अपोजिट जो है वो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है। क्लियर हो गया, तो ये हमारा रॉकेट का फंडा था। सेम यही चीज़ उतारने छापने आता है बेटा, ये चीज़ पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डिराइव करने 5 नंबर में आएगा, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। अब आइए इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। अगर बहुत सारा, जैसे कि कंकरेंट फोर्सेज, इसको ऐसे समझिए कि बहुत सारा लोग मिल करके, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और उसके बाद भी वो चीज़ हिल नहीं रहा है, उसके बाद भी वो चीज़ हिल नहीं रहा है, मतलब वो इक्विलिब्रियम में। जैसे कि मान लो कि एक ट्रक है, दिस इज़ अ ट्रक, है ना, ये ट्रक है, अजीब सा बन गया, मेरा पेंटिंग बहुत ख़राब है यार, पेंटिंग क्या ड्राइंग ख़राब है ना, मैथ्स वाला ड्राइंग बहुत अच्छा करते हैं, बाकी फिजिक्स वाला उतना अच्छा नहीं बन पाता है, जैसे ग्राफ वगैरह बनाना वो सब बहुत मस्त। चलिए ठीक है, अब ट्रक बनाना, लड़का बनाना, लड़की बनाना, साइकिल बनाना, ये सब ना हो पाता है,
बाकी ये सब जो बनेगा वो सब मस्त बनाएगा। चलिए अब देखो बेटा, अब ये ट्रक है, अब यहाँ से इसको 4 लोग धक्का लगा रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ से इसको 4 लोग धक्का लगा रहे हैं, ठीक है। धक्का लगा करके इसको कह रहे हैं कि भैया उधर ले जाकर फेंक देंगे, है ना, गिरा देंगे। ये ट्रक का जो है एक्सीडेंट किया है, इसका ड्राइवर जो है यहाँ बैठा हुआ था एक्सीडेंट किया है। तो अब लोग लगे कि भैया इसको जो है अब तो इसको काम तमाम कर दिया जाएगा, धक्का लगा के गिरा दिया जाएगा उधर गटर में। होता ही है, देखे ही होगा कि जब रोड रेज होता है, होता क्या है कि भैया जैसे ट्रक से कोई एक्सीडेंट हो गया तो लोग क्या करते हैं कि ट्रक को तोड़ फोड़ कर देंगे, गिरा देंगे, आग लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो वैसे ही ये 3 जो है खुरापाती लोग जो है ट्रक को ठेल ठाल के गिराने चले। तो इधर से आया बेटा हमारा, ठीक है, कोई मूवी का सीन है, मान लो सनी देओल है ना, इंस्पेक्टर बना हुआ सनी देओल, ये हमारा सनी देओल, ठीक है। ये हाथ नहीं हथौड़ा है। तो ये सनी देओल आया और सनी देओल इधर से रोक रहा है, अकेला उस 3 के बराबर है, अकेला उस 3 के बराबर है, इन 3 के बराबर है। तो फिर क्या होगा कि भैया ट्रक नहीं हिलेगा। इसी को कहते हैं हम इक्विलिब्रियम में है, कि हिल नहीं रहा है, फोर्स लग रही है, यहाँ से भी ठेला जा रहा है, लगाया जा रहा है, यहाँ से भी लगाया जा रहा है, दोनों तरफ से फोर्स जम के लग रहा है, लेकिन वो हिल नहीं रहा है। तो उस तरह के केसेस को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट, बहुत सारे फोर्सेज जब लगेंगे तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, जब नहीं हिलेगा तो। अ नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट आर कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेज। तो इसको हम, इन सभी फोर्सेज को हम कहेंगे कंकरेंट फोर्सेज, कि एक ही चीज़ पे ऊपर एक साथ लग रहा है, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक साथ एक ही चीज़ के ऊपर या एक ही पॉइंट के ऊपर लग रहा है। ट्रक, नो डाउट ट्रक जो है एक पॉइंट नहीं है, लेकिन जो हम देखो, एक होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, एक होता है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो है जैसे रोटेशन वगैरह पढ़ेंगे ना, तो रोटेशन में हम पूरा पॉइंट नहीं लेंगे। जो रोटेशन चैप्टर है, खैर अभी तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है पब्लिक एग्जाम के, बट रोटेशन चैप्टर के अंदर हम जो है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह पढ़ते हैं, तो हम एक बॉडी को पूरा बॉडी मान के चलते हैं, पॉइंट नहीं। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम एक बॉडी को पॉइंट मान के चलते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो। जैसे सन है, सन तो बहुत बड़ा है ना, तो उसको भी हम कह देते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, दिस इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। और एक पॉइंट के ऊपर जब मल्टीपल फोर्सेज लग रही होती हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई ये बाद में आएंगे, सनी देओल बाद में आ रहे एकदम घूमते हुए, तुम लोग क्या कर रहा है, ठीक है, आवाज़ से ही रोक दिया, तो वो वाला नहीं, कंकरेंट नहीं कहलाएगा फिर, ठीक है, बाद में आ रहा है। एक साथ तो एक साथ किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगेगा, है ना, तो उसको हम कहेंगे कंकरेंट फोर्सेज। सच फोर्सेज आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ देयर रिजल्टेंट इज 0। तो वो जो फोर्सेज है वो इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगा, जब उसका नेट जो इफेक्ट होगा वो 0 होगा। मान लीजिए इधर से भी धक्का लगा रहे हैं, इधर से भी धक्का लगा रहे हैं, दोनों बराबर, जैसे ये 3 लोग, अकेला सनी देओल, एक बराबर, तो नेट इफेक्ट इज 0, नहीं हिलेगा ट्रक, है ना। इसमें से खाली एक आदमी हट जाए ना, तो सनी देओल इधर पीछे की तरफ ठेल देगा, तो उधर से चिल्लाएगा लोग, ए पाजी क्या कर रहे हो तो सी, ट्रक तो पीछे की तरफ जा रहा है, बोलेगा हाँ ठीक है, तो कम लगाएंगे फोर्स। तो वही कहा, लेट F1, F2 एंड F3 बी 3 कंकरेंट फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट P एज शोन इन फिगर। तो 3 फोर्सेज मान लो, ठीक है, इस पॉइंट P पे लग रहा है। एक तो हो गया F1 फोर्स इधर, F2 फोर्स इधर, और F3 फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। ऐसे देखो, ये पॉइंट हमारा P है, F1 हमारा इधर लगा, F2 हमारा इधर लगा, F2 हमारा इधर लगा, और F3 हमारा इधर लगा, ठीक। तो अब देखो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मूव कैसे करेगा, है ना। ये पॉइंट P इक्विलिब्रियम पे है, सॉरी, ये पॉइंट P इक्विलिब्रियम पे है। तो अगर ये पॉइंट P इक्विलिब्रियम पे है, तो ये जो फोर्सेज है, तीनों फोर्सेज F1, F2, F3, ठीक, इस तीनों का जो नेट इफेक्ट है वो 0 होना चाहिए। मीन्स फॉर इक्विलिब्रियम द सम F1 प्लस F2 मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू F3। तो ये F1 और F2 जो है इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। जैसे ये इधर एक लाइन में है ना, तो ये सर यदि बीच में वैन की जगह कोई हार्ड बैलून रख दे तो उसको धक्का देंगे तो बॉल प्रेशर से फट जाएगा और दोनों नेट फोर्स आपस में टकरा जाएंगे। तो फिर से अगर मान लो कि बीच में बैलून रख दिए, है ना जी, जैसे ये देखो, जैसे ये रहा, ये बैटमैन और ये ग्रीन लैंटर्न, है ना, इन दोनों के बीच में बैलून रख दिए। बैलून है हमारे पास, अभी नहीं है यार, यहाँ पर रख दिए, है ना।
तो बैलून जो है फट गया। यार तो बैलून एक पार्टिकल बन गया ना, फटा हुआ उस बैलून का एक पार्टिकल तो है, उसी पार्टिकल के ऊपर ये लोग फोर्स लगा रहा। तो वैसे ही है ट्रक को, अभी हमने क्या कहा कि हमने ट्रक जैसे चीज़ को पार्टिकल ले लिया, तो वही बैलून को पार्टिकल ले लो। अब ये आपस में गुत्थम गुत्ती कर रहे हैं, है ना। तो इसको अगर हमको इक्विलिब्रियम में रखना है तो इसका प्लस इसका, जैसे अब ये जो है सिंगल इधर लग रहा है और ये इधर इधर ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे खींच रहे हैं। देखो इसको ऐसे समझो बेटा, जैसे एक ये ऑब्जेक्ट है, एक आदमी इसको इधर की तरफ खींच रहा है F1 फोर्स से, एक आदमी इसको इधर की तरफ खींच रहा है F2 फोर्स से। तो नेट क्या होगा, अब यहाँ पर देखना कि F1 का ये F2 का दो कंपोनेंट बनेगा, ये बनेगा F2x और ये बनेगा हमारा F2y। और इस F3 का F1 का इसका भी दो कंपोनेंट बनेगा, F1x इधर x कंपोनेंट और F1y इधर। तो ये जो y है ये y को कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है, इक्वल है, मान लीजिए इक्वल है तो कैंसिल आउट कर रहा है। और उसके बाद नेट क्या बन रहा है, ये x डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है नेट, ठीक है। ये इसका ये वाला इसको कैंसिल कर दिया, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो है नेट इधर मूव कर रहा है, तो ये जो फोर्स हमारा F3 है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब F1 प्लस F2 जो है वो F3 के बराबर होगा एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, ठीक है। फॉर इक्विलिब्रियम द सम F1 प्लस F2, तो F1 प्लस F2 का जो सम होगा मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू F3। F3 इधर की तरफ लग रहा है और F1 प्लस F2 इधर की तरफ लग रहा है। ये देखो इधर इसका फोटो नहीं बना हुआ है, इसको बना देते हैं एरो। F3 इधर है, F3 इधर नहीं है बेटा, F3 उधर है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो F1 प्लस F2 का जो नेट है वो F3 के बराबर होना चाहिए, तभी तो जीरो होगा। तो F3 इज इक्वल टू माइनस F1 प्लस F2, या फिर कह दें F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। तीनों को जब हम प्लस करें तो नेट विल बी 0, तो इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में। अब फ्रिक्शन क्या होता है देखिए, है ना, फ्रिक्शन क्या होता है। देखो जब हम लोग चिकना जगह पे चलते हैं तो पैर स्लिप कर जाता है ना, चलने में बड़ा दिक्कत आता है। लेकिन वही जब हम लोग रफ़ सरफेस पे चलते हैं तो आराम से चल पाते हैं। तो चिकना जगह में और रफ़ सरफेस में क्या ही फ़र्क है, मतलब दोनों में क्या चीज़ है, ठीक है, क्या चीज़ है जो हमको चलने में आसान बनाता है, तो दैट इज़ फ्रिक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऊबर खाबर है तो हम आराम से चल पा रहे, नहीं, फ्रिक्शन है। तो जो हमारा ऊबर खाबर जगह है या फिर जो चिकना नहीं है, जो स्मूथ नहीं है, वहाँ पर फ्रिक्शन है। और जो स्मूथ है उसमें फ्रिक्शन फोर्स एकदम ना के बराबर, एकदम चिकना है, एकदम स्मूथ है, ठीक है। तो स्मूथ होगा तो क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए स्मूथ होगा तो क्या होगा, जैसे अब ये देखो, अब ये कैलकुलेटर है ना, तो देख रहे हो कि इसके ऊपर दिख रहा होगा, इसके ऊपर सारा चीज़ लिखा हो। जब इंजीनियर बनोगे ना तो यही वाला कैलकुलेटर चलता है, ऐसा वाला साइंटिफिक। तो इसके ऊपर बहुत सारा चीज़ निकला हुआ है ना, तो ऊबर खाबर है। तो ये जो है जब इसके ऊपर हम बॉल लुढ़काएंगे तो उसको फ्रिक्शन महसूस होगा, वो बॉल रुकेगा, है ना। लेकिन वही पीछे साइड में ये देखो इसका कवर है, तो जब हम इसके ऊपर बॉल लुढ़काएंगे तो वो आराम से स्लिप कर जाएगा। क्यों स्लिप कर जाएगा, क्योंकि यहाँ से नीचे से निकला हुआ कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसे समझ लीजिए कि बड़ा सा फील्ड है, फील्ड में नीचे से पार्टिकल्स निकले हुए हैं, ठीक है, छोटा छोटा पार्टिकल्स। ये तो खैर बहुत बड़ा दिख रहा है, छोटा पार्टिकल्स है। तो जो छोटा पार्टिकल्स है वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, रोकेगा, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा फ्रिक्शन लगेगा। और जो ये स्मूथ है ये तो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा नहीं। जैसे टाइल्स मार्बल लगा हुआ है, तो मान लीजिए कि टाइल्स लगा हुआ है किसी के घर में, तो देखेंगे कि टाइल्स लगा हुआ है और पानी गिरा है तो वो स्लिप करेगा। वहीं अगर घास पे चलें, हम मैदान में चलें, फील्ड में चलें, ठीक है, जहाँ घास लगा हुआ है, तो घास लगा हुआ है और उसमें बारिश हो रही है और पूरा पानी लगा हुआ है, तब भी हम नहीं गिरेंगे। क्यों नहीं गिरेंगे, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन है। और जहाँ घर पे बहुत ही स्मूथ है तो वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स एंड ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द सरफेस इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। ज़मीन में हमेशा फ्रिक्शन जो है वो नहीं रहता है, जब तुम उससे कांटेक्ट में आओगे ना तभी फ्रिक्शन काम करेगा। जितना ज़्यादा लगाओगे फोर्स, ठीक है, जितना ज़्यादा तुम दम लगाओगे उतना ज़्यादा, अभी हमने पढ़ा था ना थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जितना हम दम लगाएंगे उतना ही दम उधर से भी लगेगा। टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा कि भैया ये तीन बंदे जो है सनी पाजी इसको अकेले रोक ले रहे थे,
लेकिन 3 की जगह अगर हट जाए, ये हट जाए, 2 रह जाए, तो शनि पाजी इधर की तरफ धक्का दे देंगे। तो अब समझ लीजिए कि शनि पाजी इज फ्रिक्शन, है ना, शनि पाजी इज फ्रिक्शन। एक आदमी आया, शनि पाजी एकदम रोक कैसे खड़े हैं, कुछ नहीं कबाड़ पाया, ट्रक को ठेल नहीं पाया इधर की तरफ। 2 आदमी आए तब भी ट्रक को इधर की तरफ, जैसे एक आदमी आया 5 किलो का फोर्स लगाया, 5 नहीं 1 किलो का लगाया, ठीक है, 5 किलो का तो शनि देवल के बराबर हो जाएगा ना, ये हाथ नहीं हथौड़ा है, 5 किलो का हथौड़ा, तो 1 बराबर हो जाएगा, तो 1 kg का लगाया, मतलब 1 kgf लगाया, 1 kg का फोर्स लगाया, ठीक है। तो शनि देवल भी इधर से कहा ये तो लल्लू है, हम भी 1 kg का लगाते हैं। फिर इधर से क्या है कि ये भी आ गया, तो ये थोड़ा सा हैवी टाइप का था, 2 kg का लगाया, 2 kg का लगाया, 2 kgf का फोर्स लगाया। शनि देवल को थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ा, 3 kgf का फोर्स लगाना पड़ा, बोला अच्छा थोड़ा बढ़ा देते हैं। फिर इधर से एक और आ गया 2 kgf का, ये भी लगाने लगा। तब शनि देवल की पूरी ताकत जो है 5 kgf शनि देवल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 5 किलो का था ना, 5 किलो का हाथ नहीं हथौड़ा है, पूरा ताकत 5 किलो का यहाँ लगा दी इस 3 को रोकने में। अब 3 के बाद अगर यहाँ चौथा आ जाएगा और वो चाहे 100 ग्राम का ही क्यों ना हो, ठीक है, एक पिद्दू सा ले आया, ठीक है जी, एक पिद्दू सा आ गया, छोटा सा बच्चा, मैं भी करूँगा, है ना, वो धक्का दे रहा है पीछे से, मैं भी करूँगा। तो अब शनि पाजी का भैया 5.1 kg का चाहिए इनको, शनि पाजी को, इन सबको रोकने के लिए अब, ठीक है, क्योंकि मैं भी करूँगा ना, छोटू सा आ गया, एक धक्का देने लग गया। तो अब क्या है कि शनि पाजी नहीं रोक पाएंगे, तो ये जो फ्रिक्शन है अब नहीं रोक पाएगा। जितनी इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी तभी तो हम चल पाते हैं भैया, फ्रिक्शन जो है अपने मैक्सिमम कैपेसिटी से हमें रोकता है, तो उस मैक्सिमम कैपेसिटी को हम जब एक्सीड करते हैं तो हम चल पाते हैं, ठीक है। तो ये जो है जैसे ये 5 kgf का एक्सीड कर जाएगा और ट्रक जो है इधर की तरफ चल पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब ये समझ में आ गया कि जितना दम आप लगाइएगा उतना दम फ्रिक्शन भी लगाएगा। जैसे कोई अलमारी ठेल रहे हैं, एक आदमी आया ठेल रहा है, नहीं ठेलाया, ठीक है, तो 1 kg का फोर्स लगाया, उधर से भी 1 kg लगा, शनि पाजी ने 1 पे फ्रिक्शन को मान लो शनि देवल, ठीक है। तो एक आदमी आ रहा है तो उसको ये ट्रक की जगह वो मान लो, यहाँ पर अलमीरा मान लो, अलमीरा रखा हुआ है, तो इधर से लगाए, ठीक है, एक आदमी फोर्स लगाया तो यहाँ से भी फ्रिक्शन भी बराबर लगाया। फिर 2 आदमी लगाया तो 2 आदमी के बराबर लगाया 3 kgf का। फिर 3 आदमी आ गया 5 kgf का, तो 5 kgf का लगाया। अब फ्रिक्शन की टोटल औकात ही उतनी है, या फिर कह ले कि शनि पाजी 5 kg का दम देंगे, दमदार। अब 5 kg से ऊपर लगाएगा तो भैया एक्सीड कर जाएगा ना, एक्सीड कर जाएगा ना, ठीक है। तो ये एक्सीड कर गया, तो फिर ये आगे बढ़ बढ़ा। तो जो भी डायरेक्शन होगा हमारा, फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगना है। जैसे कि अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है इधर ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पर हमने आकर के इसको यहाँ से यहाँ ठेलना चालू किया इधर से, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मोशन हम किधर लगा रहे हैं, किधर की तरफ करना चाह रहे हैं, या फोर्स हम किधर लगा रहे हैं, इधर की तरफ, तो ऑटोमेटिक है कि फ्रिक्शन जो है इधर की तरफ लगेगा, है ना, इधर की तरफ लगेगा। वहीं अगर एक ये ऑब्जेक्ट है, हम इधर की जगह आके यहाँ से ठेलने लग गए, तो फ्रिक्शन ने कहा कि अच्छा हमसे होशियारी, तुम इधर फोर्स लगाओगे तो हम इधर लगेंगे, तो ये हो गया फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन। अब फोर्स इधर लगेगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। बस सीधा जान के रखिए कि जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उस डायरेक्शन के अपोजिट, उस मोशन को अपोज करने का नाम ही जो फोर्स है वो है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय रफनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, है ना, जैसे कि ये जो रफ है, सरफेस रफ है, तो ये रोकेगा छोटा पार्टिकल। अब जैसे कि मान लो कि जो बालू वाला जगह है ना, बालू वाला जगह है, कितना भी उसको चिकना कर दो, तो जो सैंड का पार्टिकल्स है, जो बालू के कण हैं, है ना जी, दिल्ली में इसको बदरपुर बोलते हैं। हमको तो पहले कई साल तक समझ में नहीं आया कि यार बदरपुर पे कोई बदरपुर ले आओ, तो भैया बदरपुर मतलब यहाँ कैसे ले आएगा बदरपुर। तो जो बालू होता है, जो सैंड होता है, वो बदरपुर नाम के एरिया से आता है, तो उसको बदरपुर कहा जाता है। तो वो जो है दिल्ली के हिसाब से अगर कहें तो जो बदरपुर है, ठीक है, तो बदरपुर में डस्ट सैंड पार्टिकल्स होते हैं, तो सैंड पार्टिकल्स, ठीक है, या सॉइल पार्टिकल्स, सैंड ना करके हम कहें सॉइल पार्टिकल्स, तो जो सॉइल पार्टिकल्स होता है वो क्या है कि वो रफ होता है, रोकता है। लेकिन जब टाइल्स मार्बल देखते हैं वो एकदम बिल्कुल चिकना होता है ना। अगर जो देखना कि अगर हम मिट्टी के ऊपर, ठीक है, जो मिट्टी नहीं सॉइल का हो, तो अगर सॉइल के ऊपर, सैंड के ऊपर, ठीक है, सॉइल या सैंड के ऊपर ऐसे अपना फिंगर रगड़ोगे ना तो फिंगर छिला जाएगा, लेकिन टाइल्स मार्बल के ऊपर रगड़ोगे तो नहीं छिलाएगा। क्यों नहीं छिलाएगा? क्योंकि जो हमारा जो सैंड और सॉइल है वो रफ़ है और टाइल्स एंड मार्बल है वो स्मूथ है,
ठीक है, इसलिए तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय रफनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, कितना रफ है सरफेस उस पर डिपेंड करता है। देख लिए कि पुशिंग फोर्स, धक्का इधर की तरफ पड़ेगा तो फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, है ना। When a batsman hits a ball to make it roll along the ground, the ball does not continue to move forever. It comes to rest after some time. तो जैसे मान लो कि हमने एक बैट्समैन है विराट कोहली ने मारा चौका, तो चौका जब बॉल जा रहा है, लेकिन देखोगे कि बॉल पहले तो बहुत तेज़ी से जाता है, फिर धीरे धीरे स्लो होने लग जाता है, और फिर कुछ दूर जाने के बाद, ठीक है, बाउंड्री पार कर गया, उसके बाद वो रुक जाता है। तो क्यों रुक जाता है? ड्यू टू फ्रिक्शन, इसीलिए तो बहुत तेज़ से मारा जाता है। और अगर फ्रिक्शन ना हो ना तो क्या होगा, बस खाली ऐसे सटा दो, धीरे से खाली उसका मोशन को उल्टा कर दो ना, ऑटोमेटिक बॉल जो है खाली ऐसे सटा देने से, बैट में ऐसे सटा दिए ऐसे धीरे से करके, बॉल बाउंड्री चला जाएगा। सम फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज। तो कह रहा है क्या कि बॉल को अगर हमने चौका मारा और चौका के बाद शुरू में बॉल बहुत तेज़ी से जा रहा है, फिर धीरे धीरे स्लो होते जा रहा है एंड लास्ट में रुक जाता है बॉल, तो कुछ ना कुछ तो फोर्स है ना इसके पीछे जो बॉल को खींच रहा है, रोक रहा है। दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। देखोगे कि बॉल जो है इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ, आगे की तरफ, ये चौका का ग्राउंड है, इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, 4 यहाँ से लगेगा, तो फ्रिक्शन जो है इसके अपोजिट लगेगा। ये हो गया बॉल का मोशन, ये बॉल है, ये बॉल का मोशन ऐसे 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 आगे बढ़ते जा रहा है, ये बॉल का मोशन, और ये हमारा फ्रिक्शन उसको रोकेगा, अपोजिट टू द मोशन। सच ए फोर्स कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस तरह के फोर्स को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। इट एग्जिस्ट वेन एवर बॉडीज इन कॉन्टैक्ट टेंड टू मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो ये ऑटोमेटिक प्ले में आ जाता है। जैसे कहें ना कि जब तक ट्रक खड़ा है सनी पाजी नहीं आएंगे, जैसे ही लोग पीछे से धक्का देने आए कि भैया आप तो इसको हम गिरा देंगे या इसको धक्का दे देंगे, सनी पाजी इन एक्शन, ऑटोमेटिक इन एक्शन। तो वही चीज़ है, फ्रिक्शन फोर्स है सनी पाजी, तुरंत, ठीक है, जैसे धक्का देना चालू किए, जैसे ही इधर से फोर्स लगाना चालू किए, उधर से ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो इट एग्जिस्ट वेन एवर बॉडीज इन कॉन्टैक्ट टेंड टू मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो वो तभी लगेगा जब भैया आप आप फोर्स लगाइएगा। फोर्स नहीं लगाइए, चुपचाप बैठे रहो ना घर में, नहीं लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है भाई। अब मान लो कि घर में जो है एकदम स्मूथ है, टाइल्स मार्बल है ना, फ्रिक्शन नाम मात्र के बराबर है, नहीं स्लिप करोगे अगर तुम नहीं चलोगे तो। फोर्स लगाओगे तभी तो फोर्स लगेगा, तभी तो वो फ्रिक्शन काम में आएगा। अगर फोर्स मत लगाओ, मत चलो, चुपचाप बैठे रहो अपना बेड पे, नहीं गिरोगे, है ना। या फिर जैसे कई बार क्या है कि बहुत रफ सरफेस है, चलने में दिक्कत होती है ना, तो बैठे रहो चुपचाप, चलने में दिक्कत ही नहीं होगी, तुम भी चुपचाप रहोगे, फ्रिक्शन भी चुपचाप रहेगा। जैसे कहें ना कि जैसे ये सनी पाजी है, तो ये इधर से कुछ लोग खाली है, तो यहाँ सनी पाजी भी खाली बैठे हुए हैं, ठीक है, डीलिंग हाँक रहे हैं, डीलिंग पे डीलिंग हाँक रहे हैं कि आ जाओ हम तुम्हें ये करा देंगे, हम तुम्हें वो करा देंगे। जैसे NIOS वाले पे लोग हाँकते हैं ना डीलिंग, सब पास हो जाएंगे, बिना पढ़े पास हो जाएंगे, 1 घंटे में पास हो जाएंगे। तो वैसे डीलिंग हाँक रहे हैं सनी पाजी। अब इधर से क्या आया, एक आया छोटू 1 kg का फोर्स लगाया, सनी पाजी ने 1 लगाया, या अब 2 मिल गए, 3 kgf का फोर्स लग रहा है, सनी पाजी ने 3 कर दिया। अब इधर से 3 मिल गए, 5 kgf का फोर्स, सनी पाजी ने अपनी पूरी क्षमता, पूरा दम लगा के 5 kgf का लगाया। इधर से एक पिद्दू सा आया, मैं भी करूँगा धक्का देने, ठीक है छोटू, तब ये छोटू भी धक्का देने लग गया। अब सनी पाजी की तो मैक्सिमम जो कैपेसिटी थी रोकने की 5 kgf की थी, अब ये छोटू का 100 ग्राम वो रोक नहीं पाए और ये इधर की तरफ धक्का लग गया। तो वही है, फ्रिक्शन के साथ भी वैसा ही है ना। और ये कब कांटेक्ट में आएगा, इसे कहा ना कि सनी पाजी इन एक्शन कब होंगे, जब कोई एक्शन होगा तब वो रिएक्शन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कॉजेज वियर एंड टीयर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज करता है, उसके उल्टा चलेगा। कॉजेज वियर एंड टीयर, अब फ्रिक्शन से क्या होता है, वियर एंड टीयर होता है। जैसे फ्रिक्शन है रफ सरफेस पे, कहें ना कि अगर अपना हाथ रगड़ दो तो बेटा हाथ छिला जाएगा। इस कैलकुलेटर को अगर हम रगड़ दें तो कैलकुलेटर जो है एकदम ख़राब हो जाएगा, तो वियर टीयर हो जाएगा, ठीक है। साइकिल हम लोग चलाते हैं तो देखिए साइकिल का जो साइकिल या मोटरसाइकिल का जो टायर होता है वो घिस जाता है, तो वियर एंड टीयर, ठीक है। बट इट इज़ ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन दैट वी आर एबल टू वॉक, ड्राइव व्हीकल्स एंड स्टॉप मूविंग व्हीकल्स। लेकिन ये फ्रिक्शन ही है, फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल पाते हैं, हम गाड़ी चला पाते हैं और गाड़ी को रोक पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हर चीज़ स्किड मारता, ठीक है, चल ही नहीं पाएंगे, स्लिपरी जगह पे कहाँ चल पाते हैं।
बर्फ़ के ऊपर मान लीजिए चलने को बोल दिया जाए, गिर जाइएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन भी ज़रूरी है। अब आता है हमारा स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है जी, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। देखो वो सब अभी हम बता दिए हैं, खाली इसको हम बताएंगे, सनी पाजी वाले एग्जाम्पल में सब हम बता दिए, खाली हम बताएंगे, आप तुमको समझ में आ जाएगा। व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, इनिशियली द ब्लॉक डज नॉट मूव। तो जब कोई हम, जैसे ये ब्लॉक है तो इसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल लगा रहे हैं, तो देखेंगे क्या कि शुरू में धक्का, जैसे वही है कि एक वो आया 2 kg वाला, 1 kg वाला धक्का लगाया, नहीं मूव हुआ, है ना। 1 kg ऐसे लगा देते हैं इसको, ये भैया जी आए, धक्का लगाए, नहीं मूव हुआ। फिर एक और आया, धक्का लगाया, नहीं मूव हुआ। फिर एक और आया, धक्का लगाया, नहीं मूव हुआ। फिर एक छोटू आया, मतलब मैं भी करूँगा, ठीक है जी, 100 ग्राम का लगाया लेकिन लग गया। ठीक है, तो अब देखिए इसको, व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल इज अप्लाइड टू ए ब्लॉक, इस ब्लॉक पे लगा एफ एक्सटर्नल, इनिशियली द ब्लॉक डज नॉट मूव, शुरू में ब्लॉक तो मूव नहीं हुआ। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ सम अदर फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। और क्यों नहीं मूव हुआ? क्योंकि भैया कोई ना कोई फोर्स जो है वो ब्लॉक के ऊपर काम कर रहा है, तभी तो हम धक्का लगा रहे हैं फिर भी ये मूव नहीं हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तो है ना जो इसको मूव होने से रोक रहा है। द फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एफ एस, ये जो है सिंबल एफ एस से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये देखो, इस तीनों को पहले हटाते हैं यहाँ से, यहाँ कुछ बना हुआ है, ये देखिए एफ एस। हमने धक्का लगाया इधर, मतलब फोर्स लगा इधर की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इधर की तरफ, तो एफ एस स्टैटिक, अभी मूव नहीं कर रहा है। काइनेटिक मतलब मूव, मोशन, और स्टैटिक मतलब नो मोशन, स्टेबल है। इफ़ वी इंक्रीज एफ एक्सटर्नल, एफ एस ऑल्सो इंक्रीजेज, जैसे कहें ना कि भैया थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइएगा, सनी पाजी उधर से दम बढ़ाते जाएंगे, तो ब्लॉक का पावर ज़्यादा हो गया। नहीं, ब्लॉक का पावर ज़्यादा नहीं हो गया, ब्लॉक का पावर ज़्यादा नहीं हो गया बेटा, है ना कि भैया जैसे कि इस ट्रक के ऊपर, फिर से समझो यार, कितना बार बताएंगे, ये ट्रक है, ठीक है, ट्रक के ऊपर 1 kgf लगाया, नहीं मूव किया, 2 kgf लगाया, नहीं मूव किया, 2 kgf और लगाया, मतलब टोटल 5 kgf लगाया, तो यहाँ से फ्रिक्शन सनी पाजी रोक रहे हैं, सनी देवल रोक रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है। ठीक है, तो 5 kgf तक रोका, उसके बाद एक छोटू आ गया, ठीक है जी, और थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये फिर चल पड़ा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन का मैक्सिमम कैपेसिटी था 5 kgf। मान लो यार अनलिमिटेड फ्रिक्शन लगेगा तब तो फिर कोई चल ही नहीं पाएगा। जैसे कह रहे हो ना कि ब्लॉक का पावर ज़्यादा था, अगर अनलिमिटेड फ्रिक्शन हो जाएगा, इनफाइनाइट फ्रिक्शन हो जाएगा, तो कोई चल ही नहीं पाएगा फिर तो एक लिमिट तक ही फ्रिक्शन का अपना वो दम लगाएगा ना, अपना पावर लगाएगा, तो वो इतना है। ठीक है, तो लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा, एक लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, नहीं मूव हुआ, एक छोटू सा आया, तो सब मिल के लगाए तो मूव हो गया। ठीक है, चलिए। इफ़ वी इंक्रीज एफ एक्सटर्नल, एफ एस ऑल्सो इंक्रीजेज, जैसे कि ये वाला हम बढ़ाते हैं तो ये भी इधर से भी बढ़ जाता है ना, कि सनी पाजी जैसे यहाँ पर एक था, सनी पाजी ने भी उतना ही दम लगाया, 2 आ गए, सनी पाजी ने 2 के बराबर दम लगाया, 3 आ गए, सनी पाजी ने 3 के बराबर दम लगाया। ठीक है, तो अगर हम एफ एक्सटर्नल लगा रहे हैं, जैसे ये, इसको ऐसे समझ लो ना यार, इसको ऐसे, ब्लॉक को ऐसे समझ लो, ऐसे बनाते हैं, एफ एक्सटर्नल इधर है, ऐसे ही है ना, यही डायरेक्शन है, और एफ एस इधर से, ये सनी पाजी हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से लग रहा है और ये यहाँ से लग रहा है, रोके जा रहा है। ठीक है, तो जब तक कि 5 kg, जैसे सनी पाजी है ना, 5 kg वाले तक ना आ जाए तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। उसको बोलते हैं, 5 kg को हम बोलेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एस मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, 5 kg के ऊपर, 5 kgf के ऊपर अगर फोर्स लगेगा तो वो चल पड़ेगा, तो वही हुआ। इफ़ वी इंक्रीज एफ एक्सटर्नल, एफ एस ऑल्सो इंक्रीजेज, यहाँ से हम दम लगाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो ये भी अपना दम बढ़ाता जाता है, लेकिन इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 5 kgf है। तो 5 kgf हमने लगा दिया, उधर से भी 5 kgf लग गया, अब हमने 6 kgf लगा दिया, तो उधर से 5 kgf एनी टाइम लग ही रहा है, लेकिन ये जो है क्योंकि फोर्स ज़्यादा है इधर की तरफ, तो आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू लगेगा, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू, उसको बोलते हैं वो मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एस मैक्स। व्हेन एफ एक्सटर्नल इज इंक्रीज्ड फर्दर, अब एफ एस मैक्स से भी हम बढ़ा दिए, 5 kgf से हम बढ़ा दिए, सनी देवल के पावर से ज़्यादा पावर लगा दिए, तो भैया सनी देवल को भी पीछे हटना पड़ेगा ना, मतलब हो गया, वो अपना ताकत लगाते रहें, क्या हो जाएगा,
When F external is increased further, the block starts to slide and now the frictional force is acting on the block is called kinetic friction। ठीक है, तो ब्लॉक जो है ज़्यादा लगा दिए तो अब ब्लॉक जो है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब जो है स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह काइनेटिक फ्रिक्शन इन एक्शन आ गया। अब जो फ्रिक्शन लगे दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो जब तक रुका हुआ है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे ही चल पड़ा तो वहाँ से हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विथ एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वेरिएशन विथ एक्सटर्नल फोर्स, ये जो है हमारा यहाँ पर देखो एफ एस मैक्स है और यहाँ एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन कम है। अब क्यों कम है इस चीज़ को समझना। देखो जैसे कि कोई कार है या कोई बॉक्स है, हेवी सा अलमारी है, अगर अलमारी को 4 लोग मिलकर धक्का लगा रहे हैं, बहुत दिक्कत से हिल रहा है, लेकिन एक बार हिल गया, एक बार थोड़ा सा चल दिया, जैसे कोई टेबल है, हेवी सा टेबल है, कोई पलंग है घर में, हम लोग घसकाते हैं तो थोड़ा सा स्टार्टिंग वाले में घसकाने में दिक्कत होता है, लेकिन एक बार घसक गया तो आराम से घसकता है। तो वही चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर कि भैया एफ एक्सटर्नल यहाँ लग रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर स्टार्टिंग में ठीक है ज़्यादा लगा, जैसे कहें ना कि शुरू में ज़्यादा लगा, उसके बाद हम लोग आराम से बेड हो, टेबल हो, कोई चीज़ को भी ठेल के ले जाते हैं, तो फिर यहाँ से ये थोड़ा कम हो गया, फ्रिक्शन जो है अब उधर से कम लगने लग गया, ये कम लगने लग गया। ठीक है, तो स्टार्ट करने में थोड़ा ज़्यादा लगेगा, उसके बाद कम हो जाता है। जैसे कि ट्रक को धक्का दे रहे हैं, धक्का देने में इनिशियल वाले में दिक्कत होगा, लेकिन एक बार धक्का दे दिया, थोड़ा चल गया, फिर आराम से धक्का देके चल जाता है। तो वही है, मैक्स वाला ये रहा और काइनेटिक फ्रिक्शन इसके नीचे आएगा, ये इसका पावर कम है। जैसे कि सनी देओल का पावर है 5 kgf का, ठीक है जी, और उसके बाद इधर से 6 kgf लगा, थोड़ा सा ज़्यादा लगा स्टार्ट करने में, 5 kgf तक लगा, 5.1 स्टार्ट करने में 5.1 लगा, है ना kgf। उसके बाद क्या है, सनी पाजी ने भी कह दिया कि भैया ठीक है अब उतना भी दम नहीं लगाएंगे हम, अब हमारा जो है ये जो है काइनेटिक फ्रिक्शन बन गया, हम 4 kgf लगाएंगे। ठीक है, रोकेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन अब ठीक है बहुत लोग आ गए तो भैया अब क्या विरोध करेंगे, लेकिन फिर भी ठीक है कानून व्यवस्था बनाए रखना है, विरोध करेंगे हम। तो ये जो है कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये हो गया हमारा एफ एस मैक्स, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्स। अब यहाँ पे आ गया ये जो फ्रिक्शन है एफ के, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। देखे हो कि नहीं देखे हो कि जैसे शुरू में, जैसे मेरे पास ये बड़ा सा टेबल है, तो शुरू में हमको दिक्कत होता है इसको हिलाने में, लेकिन एक बार ये हिल गया तो फिर आराम से आगे तक जहाँ तक ले जाना है अपनी मंजिल तक हम लोग पहुँचा देते हैं। क्लियर है, तो वही है, इस शुरू में यहाँ पावर ज़्यादा लगा, फिर इसके बाद एक बार चल पड़ा तो फिर विरोध करना कम कर दिया वो। चलिए आइए देखिए, ठीक है, अब यहाँ से जो है स्मूथ स्लाइडिंग स्टार्ट हो गया। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस बिटवीन अ पेयर ऑफ सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट विल बी लार्जर देन द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के बिटवीन देम। तो एफ एस जो मैक्स होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। ठीक, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो चलने में मदद करता है हमको, है ना। जैसे कि सुबह सुबह अगर हम लोग उठते हैं, सुबह ध्यान देना, अगर हम लोग उठते हैं एकदम ध्यान देना ये चीज़, ठीक है, ये जो है ओल्ड एज वाले लोग को ऑब्जर्व होता है, तुम लोगों को नहीं होगा। घर में अगर दादा दादी होंगे तो वो देखेंगे कि सुबह सुबह जो उठते हैं तो उठने में पहली बार उनको दिक्कत होता है चलने में, लेकिन अगर एक बार चल देते हैं, ठीक है, एक बार चल देते हैं तो फिर उसके बाद आगे दिक्कत नहीं आता, धीरे धीरे करके वो लोग चल लेता है। तो शुरू में चलने में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि शुरू में चलने में दिक्कत इसलिए होती है कि एफ एस जो है मैक्स, उसको हमको रिच कराना है, तो उसमें ज़्यादा दम लगता है। उसके बाद एक बार चलना चालू कर दिए तो एफ के आ गया तो आराम से चलते जाते हैं हम लोग। एफ मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब जो है भैया देखो, छोटा बच्चा है तो वो आराम से चल लेगा, बड़ा बच्चा है जैसे कि छोटा बॉक्स रहेगा तो आराम से हम ठेल लेंगे, बड़ा बॉक्स रहेगा तो दिक्कत होगा। इट मीन्स कि भैया जितना ज़्यादा वजन होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा कहीं ना कहीं, तो है ना। तो एफ मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है कि ये देखो यहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ जो जैसे ये अपना वेट लगा रहा है नीचे mg, तो इस वेट को बैलेंस करने के लिए ये जो सरफेस है, सरफेस इसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है, एफ एन नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नीचे की तरफ जैसे हम चल रहे हैं, तो हम चल रहे हैं तो भैया हमारा वेट जो है वो धरती पे पड़ रहा है ना, अर्थ पे पड़ रहा है, तो अर्थ भी हमको ऊपर की तरफ उठाने के लिए फोर्स लगा रहा है। तो जो अर्थ हमको ऊपर की तरफ उठाने के लिए फोर्स लगा रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है जी, हमने एक्शन किया,
हमने अपना पैर जो है धरती के ऊपर रखा, धरती ने रिएक्शन किया एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, Fn। ठीक है, नॉर्मल फोर्स। तो F max इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। तो F max इज इक्वल टू म्यू एस इंटू Fn। अब मान लो कि हमारा वेट ज़्यादा है तो हमको ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, किसी का वेट कम है तो उसको कम फ्रिक्शन लगेगा। छोटा बॉक्स को ठेलने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, बड़ा बॉक्स को ठेलने में ज़्यादा मेहनत लगता है। लेकिन अगर बड़ा बॉक्स हो, स्मूथ सरफेस हो, तो हमको ज़्यादा मेहनत लगेगा कि नहीं लगेगा। बड़ा बॉक्स है, बिग बॉक्स, लेकिन सरफेस स्मूथ है, तो हमको मेहनत लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ। बॉक्स बड़ा है और हमको स्मूथ सरफेस है, ठीक है जी, एकदम चिकना है, बर्फ़ है, बर्फ़ पे हमको बॉक्स को धक्का लेके जाना है, तो क्या हम बॉक्स को आराम से धक्का दे पाएंगे? ठीक है, बताइए। तो आंसर है कि नहीं। ठीक है, नो डाउट कि भैया वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत कम है, लेकिन फिर भी भैया हमको भी तो लगेगा ना, हम भी तो स्लिप करेंगे, तो धक्का कहाँ से देंगे? ज़मीन पे जब पकड़ बनेगा तब ना, पकड़ किससे बनता है? फ्रिक्शन से बनता है, तो फ्रिक्शन तो है ही नहीं भैया। जब फ्रिक्शन है ही नहीं, उस जो अगर मान लीजिए कि बर्फ़ के ऊपर कोई बॉक्स रखा हुआ है, खाली उसको हल्का सा धक्का दे दो तो चल पड़ेगा, लेकिन धक्का देंगे कहाँ से? धक्का तो हम तभी दे पाएंगे ना कि जब हम स्टेबल रहेंगे। जैसे ही तुम धक्का दोगे तुम पीछे की तरफ फेंका जाओगे, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, तुम्हारा पैर ज़मीन पर टिका हुआ है ही नहीं, ठीक है ना, तो धक्का लगेगा नहीं। तो धक्का लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कांटा वाला जूता पहनना पड़ेगा, जैसे होता है ना स्पाइक शू, देखो ऐसा वाला जूता पहनना पड़ेगा, तब जाके बर्फ़ पे पैर जमाना पड़ेगा। दिखाते हैं कैसा वाला जूता, तब जाकर के हो पाएगा। देखो स्पाइक शूज, ठीक है, देख रहे हो ना, स्पाइक शूज, कांटे लगे हुए हैं, दिख रहा है, इस तरह का जूता पहनना पड़ेगा, तब जा कर के उसको ऐसे पैर में दबाएंगे, ठीक है, बर्फ़ में फंसा देंगे, और उसके बाद हम लोग आराम से जो है वो उसको धक्का लगाएंगे, ठीक है, नहीं तो धक्का नहीं लगेगा, गिर जाइएगा आप। हाँ, चलिए, तो यहाँ पर ये क्या है, ये बताता है कि भैया फ्रिक्शन कितना है। ठीक है, आपका जो है नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, जितना ज़्यादा वजन होगा उतना ज़्यादा दिक्कत होगी, लेकिन भैया ये भी देखना है कि हमारा जो सरफेस है उसके ऊपर फ्रिक्शन कितना है ना। चिकना सरफेस है तो अलग लगेगा, रफ सरफेस है तो अलग लगेगा। जैसे अगर मान लो कि कोई चिकना सरफेस है, चिकना मतलब टाइल्स मार्बल वाला है, जहाँ पे हमारी पकड़ बनेगी, तो वहाँ पे कम दम लगेगा। और वही अगर टाइल्स मार्बल की जगह जो सरफेस है वो कैसा है, वो बाहर का फील्ड का मैदान है, ठीक है, वहाँ पर चिकना है, घास से पड़ा हुआ है लेकिन चिकना है, लेकिन वहाँ पर मेहनत ज़्यादा लगेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो म्यू एस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो नो डाउट कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है, लेकिन अगर वहाँ पर जैसे दादा दादी हैं, ठीक है जी, अपने आप को सुबह में उठते हैं, तो अगर ये है क्या नाम है, चिकना जगह रहेगा तो वो गिर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं, लेकिन वही अगर रफ जगह रहेगा तो वो आराम से पकड़ बना के चलते हैं। तो नो डाउट कि वेट के ऊपर Fn इज नॉर्मल रिएक्शन इज वेट, अगर हम एक तरीके से देखें वेट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि भैया जो सरफेस इन कॉन्टैक्ट है उसके ऊपर फ्रिक्शन का क्या हाल चाल है। तो वेयर म्यू एस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। The normal force Fn on the surface of the block can be found by knowing the force with which the block presses the surface। अब ये जो नॉर्मल फोर्स है Fn कैसे फाउंड कर सकते हैं भैया? जिस फोर्स से ब्लॉक धरती को, जैसे हमने कहा ना कि भैया जिस फोर्स से हम उसको दबा रहे हैं, अर्थ को दबा रहे हैं, वही फोर्स हमारा उल्टा, अर्थ जितना फोर्स हमको लगा रहा है, फिर दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो द फोर्स Fn ऑन द surface of the surface on the block can be found by knowing the force with which the block presses the surface। ये जो ब्लॉक है इस सरफेस को कितना फोर्स से दबा रहा है, तो अपने वजन से दबा रहा है भैया, है ना, अपने वजन से दबा रहा है, तो उतना ही ये जो है इधर दबाया वजन से, तो ये जो सरफेस है ये इसके ऊपर फोर्स लगाया, इस फोर्स को हम बोलेंगे Fn, ये रहा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। चलिए, द नॉर्मल फोर्स Fn ऑन द ब्लॉक विल बी mg। अभी क्या ना कि वेट ये रहा mg के बराबर हो गया।
where m is the mass of the block and g is acceleration due to gravity. Since fs is equal to f external, अब fs इक्वल टू f external है, जितना खींच रहे हैं, जैसे 5 kg से खींच रहे हैं भैया, 5 kg सनी पाजी इधर लगा दिए, ठीक है, तो फिर मूव नहीं करेगा. फॉर f लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स, है ना, फॉर f जो ये फोर्स हम लगा रहे हैं, अगर वो लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स है तो हम क्या कहेंगे, एफ एस इज लेस देन इक्वल टू, अब एफ एस मैक्स कितना लगेगा, मैक्सिमम जो है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन वो कितना होगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है ना, एफ एन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एन नॉर्मल रिएक्शन, जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा ठेलने में हमको दिक्कत होगी, ठीक है. एक छोटा सा बक्सा को, जैसे कि ये कैलकुलेटर है, इसको हमने ठेल दिया, लेकिन यही कैलकुलेटर की जगह अगर 200 kg का बॉक्स रहेगा तो दिक्कत होगी. सो दिस क्यों दिक्कत होगी, क्योंकि फ्रिक्शन हमको अपोज करेगा. तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन, वो जो है एफ एन के प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा हम बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा ये होते जाएगा. अब दूसरा चीज़ क्या है कि एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एफ एन, इस पर भी डिपेंड करता है कि भाई जो सरफेस है हमारा, उस सरफेस पर फ्रिक्शन है कि नहीं है, इसके ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. तो मैक्सिमम एफ एस मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इसके बराबर मैक्सिमम, ठीक है. इतना ही तो विरोध करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसके बाद जो है, अगर अब देखिए यहाँ पर एफ एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एफ एन, इससे ज़्यादा विरोध नहीं कर सकता है. जैसे कहें ना सनी पाजी 5 kg तक विरोध करेंगे, जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी. तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, म्यू एस इंटू एफ एन, ये हो गया मैक्सिमम, है ना. जैसे 5 kg, यहाँ देखो इसको समझ में ऐसे आएगा, ये दो चीज़ है ना कि एफ एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एफ एन, है ना. जैसे कहा ना कि इधर से फोर्स लगा, ये हैं हमारे सनी पाजी, ठीक है जी, ये है हमारे इधर, ये हैं हमारे सनी पाजी, ये नहीं है, ये है हमारे सनी पाजी, इधर खड़े हैं, फ्रिक्शन फोर्स हैं. सो दिस इज सनी देवल एस डी, ठीक है. यहाँ पर विलेन क्या स्पेलिंग है भाई विलेन का, अच्छा ठीक है, चलो विलेन तो विलेन है ना. अब ये देख लो, ठीक है, विलेन. अब क्या है कि जैसे कि विलेन लोग जो ये सनी पाजी यहाँ से विलेन लोग 1 kg लगाया, तो सनी पाजी ने भी 1 kgf लगाया, ठीक है. यहाँ आगे 2 लोग आ गए 3 kgf लगाए, तो यहाँ से भी 3 kgf का लगा. फिर लोग आया 5 kgf का लगाया, ठीक है, तो यहाँ भी 5 kgf का लगा. लेकिन यहाँ पे अगर 5.1 छोटू सा आया ना, बोला कि हम भी लगाऊंगा, तो फिर ये ब्रेक कर गया. तो मैक्सिमम जो है, ये जो है एफ एस इज मैक्सिमम कितना होगा, इसकी वैल्यू ये इसके बराबर, ठीक, 5 kgf. तो एफ एस इज लेस देन इक्वल टू, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, एफ एस मैक्स हो गया, ये दिस इज एफ एक्स मैक्स समझ लीजिए, ठीक है. तो जो हमारा फ्रिक्शन लगेगा वो मैक्सिमम से कम लगेगा. मैक्सिमम तो 5 kgf का है ना. अब हम हल्का सा धक्का दे रहे हैं, तो ये भी हल्का सा धक्का दे रहा है फ्रिक्शन, ठीक है. अब हम थोड़ा सा और बढ़ा दिए तो फ्रिक्शन भी थोड़ा सा और बढ़ा दिया. अब हम थोड़ा सा और बढ़ा दिए तो फ्रिक्शन भी थोड़ा सा और बढ़ा दिया, लेकिन हमने और तेज कर दिया, तो फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम 5 kgf ही लगा सकता है, ठीक, 5 kgf तक ही रोकेगा. सो एफ एस इज लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू हमेशा ही, ठीक है. उसके बाद ब्रेक हो गया, उस वैल्यू को ब्रेक कर दिए हम, तो फिर क्या होगा कि हमारा चीज़ चल पड़ेगा. अभी ये दोनों खाली फ्रिक्शन, ये दोनों फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन है और ये एफ एस मैक्स है. तो ये जो नॉर्मल हमारा वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो एफ एस मैक्स से कम होगा या एफ एस मैक्स के बराबर होगा, ठीक है. कम फोर्स लगाओगे तो कम फ्रिक्शन लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि भैया आप बहुत ज़्यादा लगा रहे हो और उसकी कैपेसिटी को तोड़ दिया हमने, तो फिर वो टूट जाएगा. तो वही है, एफ एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एफ एन, ठीक है ना. इक्वल टू का साइन भी तो है भैया, 5 के बाद इक्वल हो गया ना दोनों. ये जो है ये मैक्सिमम कितना लगा सकता था, 5 लगा सकता था, ये 1 लगा रहा है तो लेस देन 5, ये 3 लगा रहा है तो लेस देन 5, ये 5 लगा रहा है तो इक्वल टू 5. सो एफ एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एफ एन. क्लियर है. चलिए
काइनेटिक फ्रिक्शन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग, अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन का हो गया तो हम म्यूएस लगाए, म्यूएस एफ, ठीक है, एफ एन किए। काइनेटिक फ्रिक्शन ये हो गया एफ एस इक्वल टू, काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए आ गया एफ के इक्वल टू म्यू के, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कहना कि कोई चीज़ को ठेलने में, स्टार्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन एक बार चलने लग गया, स्टार्ट हो गया तो फिर आराम से ठेल के ले जाते हैं, ठीक है, आराम से ठेल के ले जाते हैं। तो इसके लिए जो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वो अलग होगा। वेयर म्यू के इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एफ एस मैक्स ये ग्रेटर देन एफ के मैक्स होता है या एफ के होता है हमेशा ही। अभी यहाँ देखें ना ग्राफ पे, ये रहा ना एफ एस मैक्स, ये ग्रेटर देन एफ के ज़्यादा होगा। बोले शुरू में दम ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक बार चला दिए तो आराम से ठेल के ले जा पाएंगे। तो जो हिलाने के लिए दम लगता है, ठीक है जी, जो खड़ा है, स्टेबल है, उसको एक बार मोशन में लाने के लिए जो दम लगता है उसको हम कहते हैं, उधर जो अपोज कर रहा है उसको हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक बार जो चल गया, ठीक है, उसके बाद जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, एफ एस मैक्स से। वैल्यूज ऑफ म्यू एस एंड म्यू के फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मटेरियल डिपेंड अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस। किस पर डिपेंड करता है कि सरफेस कितना रफ है, देयर क्लीननेस कितना साफ सुथरा है। अब जैसे टाइल से मार्बल वाला घर है, पूरा धूल मिट्टी फैला हुआ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है, एक्सेट्रा। ये सब फैक्टर्स हैं, है ना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन ये हो गया, मतलब म्यू एस म्यू के वो हो जाएगा रफनेस ऑफ द सरफेस, कितना साफ सफाई है, क्लीनलीनेस, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। वैल्यूज ऑफ म्यू के एंड म्यू एस एंड म्यू के फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मटेरियल डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज़, भैया कितना एरिया है कॉन्टैक्ट का। अब जैसे क्या है कि कई बार हम लोग को लगता है ना कि अलमारी जैसे सीधा खड़ा है, ठीक है, सीधा खड़ा हम लेके जाएंगे तो लगता है कि भैया ज़मीन पे रफ़ ज़मीन है, तो ज़मीन पे जैसे ये देखो, इसको ऐसे समझो। कई बार हमारे दिमाग में आता है ना कि अलमारी ऐसे खड़ा है, ठीक है, तो ऐसे खड़ा है तो अगर हम इसको ठेल के ले जाएंगे ऐसे तो हम आराम से ले जाएंगे, और इसको हम लिटा देंगे तो ज़्यादा सरफेस कांटेक्ट में आ जाएगा तो फिर यह नहीं जाएगा, ठेलाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, सेम लगेगा। वो डिपेंड ही नहीं करता है कि कितना एरिया कांटेक्ट पे है, वो डिपेंड करता है कि उसका मास कितना है ना। नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। नॉर्मल रिएक्शन जो हो गया कि वो धरती को, जैसे ये जो है इसको कितने फोर्स से दबा रहा है, ठीक है, प्रेस कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ये नहीं डिपेंड करता कि ऐसे खड़ा है कि ऐसे लेटा है कि ऐसे लेटा है, उससे कोई डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है। अब ये देखो, ये जो एक बार देख लो, ये है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक नीचे की तरफ mg लगा रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। चलिए अब यहाँ से जो है इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, ओवर हो जाएगा नहीं तो।